Hello everyone, welcome back to NM Creative Learning channel. In this video, we are doing the second part of the chapter Climates of India. This is chapter 3rd from Exploring Society India and Beyond, class 7th, Social Science book. यह न्यू सिलेबस की बुक है, तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर जो डे टू डे हम एक्सपीरियंस करते हैं और क्लाइमेट बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है और ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है वेदर का। तो और फिर हमने ये भी इसमें जाना है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ये है लैटिट्यूड, यानी कि जो हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कितने लैटिट्यूड पर है, क्योंकि आप जानते हैं इक्वेटर के नज़दीक ज़्यादा हॉट होते हैं, जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो वो कूल होते चले जाते हैं। फिर हमने ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा। ऑल्टीट्यूड हाइट, माउंटेन वाले रीजन आप जानते हैं कि कूल होते हैं। और फिर प्रॉक्सिमिटी टू द सी मेजर रोल प्ले करता है किसी जगह के क्लाइमेट को बनाने में, क्योंकि जो सी है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। और फिर विंड और साथ में टोपोग्राफी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉनसून के बारे में। द मॉनसून सीजन इज सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया। इंडिया में मॉनसून सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी तरीके से ये लाइफ को अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स द रिवर फिल्स अप, क्योंकि जब मानसून के महीने होते हैं नदियाँ भर जाती है पानी से। सॉइल इज सॉक्ड विद वाटर, मिट्टी में बहुत पानी भर जाता है। क्रॉप्स ग्रो होती हैं, लाइफ थ्राइव्स और जिंदगी फलती फूलती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से कहें, द वर्ड मॉनसून ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे आप यहाँ से। द वर्ड मॉनसून विच कम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजन refers to seasonal winds over a large area of the Indian Ocean and surrounding regions, including Australia, Africa and South Asia. ये विंड्स होती हैं जो कि रेन को लेकर आती हैं और इंडिया में ज़्यादातर जो ये विंड्स आती हैं ये बहुत बड़े एरिए में, लिखा है ना यहाँ पर, रेफर टू सीजनल विंड ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ इंडियन ओशन, और जो उसके आसपास का एरिया है, और यहाँ ये बरसात करती हैं। देयर इज अ ईयरली पैटर्न टू द मानसून। मानसून का ईयरली पैटर्न है कि कब आएंगी, कौन से एरिया में कब पहुंचेंगी। देयर मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स, इनका जो सिस्टम है वो तो बहुत मुश्किल सा है, बट बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट लैंड हीट्स अप और कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशन। लेकिन इनका वजह क्या है? इनकी वजह है ये रीजन कि जो ओशन होता है वो लैंड की कंपैरिजन में देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। यहाँ लिखा ना, लैंड हीट्स अप और कूल्स डाउन फास्टर। ओशन की अपेक्षा लैंड जल्दी हीट अप होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। Monsoons bring out the fundamental relationship between temperature, pressure and wind movement, तीनों को प्रभावित करता है। To put it simply, अगर सिंपल तरीके से कहें, as summer begins, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, the Asian land mass heats up, जो एशिया में लैंड एरिया है वो गर्म होता है, क्रिएटिंग ए पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम, जिससे कि लो प्रेशर सिस्टम बनता है जो बहुत पावरफुल होता है। सिंस एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आपको ये बात याद रखने वाली है कि एयर हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर ओशन टूवर्ड्स हॉट लैंड, तो जो ज़्यादा ठंडा हाई प्रेशर वाला ओशन का एरिया है वहाँ से हवा लैंड की तरफ चलती है जो हॉट होती है। दीज ओशन विंड्स, ये ओशन विंड्स हैं, ध्यान में रखें। मॉनसून क्या है? ओशन विंड्स है, याद रखिए इनको। इनमें क्या होता है? ये कैरी मॉइस्चर करती हैं, ये दैट कंडेंसेस
ओवर द वार्मर लैंड, जो कि जब गर्म जो एरिया होता है वहाँ पर जाकर ये कंडेंस होती हैं। कंडेंस का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन आपने पढ़ा है, सॉलिड रूप में आ जाना। एंड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ हैवी मानसून, और हैवी मानसून के रूप में नीचे बरसती हैं। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक बार फिर समझ लीजिए, मॉनसून ओशन विंड्स होती हैं, इनमें मॉइस्चर होता है। जब ये वार्मर लैंड पर पहुंचती हैं तो कंडेंस हो जाती हैं, और इनमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और ये फिर रेन, हैवी मॉनसून रेन के रूप में नीचे गिरती हैं। दैट इज़ वाई मॉनसून कॉमनली रेफर्स टू सीजनल रेन्स रादर देन द विंड्स। इसलिए इन्हें विंड्स नहीं कहते, होती तो हवाएं हैं, लेकिन इन्हें विंड्स नहीं कहते, इन्हें सीजनल रेन्स कहते हैं, क्योंकि ये रेन लेके आती हैं। चलिए इस मैप को देखते हैं हम। यहाँ पर ये समर का दिखाया है। ये साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो कि साउथ वेस्ट से आता है, और इंडिया में इन जगहों पर रेन आती है। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये इधर से आता है, और यहाँ पर ये इंडिया में बारिश करता है। ये इंडिया है, आप देख रहे हैं। तो साउथ वेस्ट से आने वाली मानसून यहाँ पे बरसात करेगी, इस जगह पर बरसात करेगी, यहाँ बरसात करेगी। और जो नॉर्थ ईस्ट से आने वाला मानसून है वो इस जगह पर बरसात करेगा। द पैटर्न रिवर्सेस इन विंटर। विंटर में ये पैटर्न आप देख रहे हैं ना, इधर यहाँ पर क्लियर करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये समर का है, ये विंटर का है। इधर आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आ रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया में आ रहा है। तो ये विंटर है और ये समर है। द पैटर्न रिवर्स इन विंटर। रिवर्स का मतलब पलट जाना, उल्टा हो जाना। वैन द लैंड मास कूल्स डाउन मोर रेपिडली देन द ओशन। ओशन की तुलना में लैंड मास जल्दी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ होती हैं यहाँ पर, तो इसलिए लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। नाउ द लैंड हैज़ ए हाई प्रेशर सिस्टम। अब लैंड पर हाई प्रेशर सिस्टम होता है, वाइल द ओशन रिमेन्स वार्मर। और जबकि जो ओशन है वो तो गर्म रहते हैं। विद रिलेटिवली लो प्रेशर, वहाँ का प्रेशर लो होता है। दिस कोजेज द विंड टू ब्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। इससे ये हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती हैं। अब ये लैंड फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशन, लैंड से ओशन की तरफ को ये चलती हैं। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को समझ लीजिए। ये लैंड है, अब ये इधर से इस साइड में जा रही हैं, और ये ओशन है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ ओशन से लैंड की तरफ जा रही हैं, ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशन टू मच ऑफ एशिया। और ज़्यादातर एशिया में ये ड्राई कंडीशन को लाती हैं। अब जरा हम इंडिया की बात करते हैं। मॉनसून रेन टिपिकली एडवांस फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। साउथ में जो इंडिया की टिप है वहाँ से जून की शुरुआत में मॉनसून रेन शुरू होती है, और फिर ये नॉर्थ वर्ड चलती रहती हैं कई हफ्तों में। ये पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट को यानी कि मिड जुलाई तक पूरा कवर कर लेती हैं। ये स्मूथ प्रोग्रेशन नहीं होता, नहीं कि आराम आराम से नहीं चलती हैं ये। क्यों? दो द वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर। आप इंडिया के अगर मैप को देखें, इस प्रकार से है साउथ में, तो ये वेस्ट साइड होती है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये बैरियर का काम करते हैं। देयर स्लोप्स रिसीव मच रेनफॉल। जो इनके ढलान हैं, इन पे तो बहुत तेज़ बारिश होती है। जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर बीच में आप जानते हैं कि यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है, तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में, भाई ये वेस्ट है तो ये ईस्ट इधर होगा ना, तो ईस्ट में बहुत कम बारिश होती है, ओफन विद इंटरप्शन, रुक रुक के होती है कभी कभी। दिस इज कॉमनली कॉल्ड द समर और साउथ वेस्ट मानसून। इसीलिए इसको साउथ या साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन द विंड्स कम फ्रॉम, क्योंकि ये विंड्स इधर साउथ से आती हैं और ये वेस्ट इधर से आती हैं, तो इसीलिए इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। एज विंटर अप्रोचेज, जैसे जैसे विंटर आता है, द विंड रिवर्स, अब हवाएं बदल जाती हैं। ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। अब वो लैंड से, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर अब ये लैंड से ओशन की तरफ को चलना शुरू होती हैं। जस्ट एज वी जस्ट सॉ, दीज आर ड्राई विंड्स, ये ड्राई होती हैं,
दैट ब्रिंग कोल्ड वेदर टू साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में कोल्ड वेदर लाती हैं, बट ए पार्ट ऑफ देम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इस जगह है बे ऑफ बंगाल, जब ये यहाँ से गुजरती हैं, कलेक्ट सम मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर नमी ले लेती हैं, एंड ब्रिंग रेनफॉल टू पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ये ईस्ट और साउथ इंडिया में बारिश करती हैं। दिस इज कॉल्ड विंटर या नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये भूलना नहीं है, डोंट मिस आउट। मोसिन रैम ये जगह का नाम है, लोकेटेड इन मेघालय, ये मेघालय में है। रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, अबाउट 11,000 मिलीमीटर, विच इज़ द सेम एज 11 मीटर्स। आप समझ सकते हैं 11 मीटर्स कितना ज़्यादा होता है, तो इतनी रेन यहाँ पर होती है। द मानसून हैव इंस्पायर्ड मैनी रागाज, मानसून ने बहुत सारे राग जो गाने में होते हैं, इन बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस में इन गानों को प्रेरित किया, प्रेरणा रही हैं। जैसे मेघ मल्हार, मेघ तो बारिश को बादलों को ही कहते हैं, एंड अमृत वर्षिनी आर नेम्स ऑफ ए कपल ऑफ देम। Let us explore. Since the ability to predict the monsoon rainfall has been an important aspect of life in India, मानसून की बारिश की भविष्यवाणी करना बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और एंसेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, ऑब्जर्व्ड नेचर अराउंड देम केयरफुली, वो अपने चारों तरफ की नेचर को बड़े ध्यान से देखते थे। दे डेवलप्ड लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पहले से चली आ रही नॉलेज थी उसको उन्होंने और डेवलप किया थ्रू देयर एक्सपीरियंस। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट हेरिटेज वी मस्ट प्रिजर्व। जो ये पारंपरिक नॉलेज है जो पहले से चली आ रही है, हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए, ये हमारी विरासत है। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन ऑन द कोंकण कोस्ट प्रिडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द मानसून when fishes that normally stay underwater are seen at the surface। ये देखो कितना अद्भुत तरीका है। कोंकण कोस्ट में जो फिशरमैन है वो पहले मानसून की भविष्यवाणी कर देते हैं। ऑन सेट का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत, स्टार्टिंग। उन्हें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो फिश हैं जो ज़्यादातर सी के अंदर रहती हैं, अब वो सरफेस पर आ जाती हैं। इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया मानसून इज सेड to arrive within 15 days after the golden shower tree blossoms। ये गोल्डन शावर ट्री होता है जिसे कैसिया फिस्टुला कहते हैं, जब इस पर फूल लगते हैं तो इसके 50 दिन के बाद मानसून आता है। सम कम्युनिटीज ऑल्सो बिलीव, कुछ कम्युनिटी तो ऐसा विश्वास करती है, दैट व्हेन क्रोज बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन ट्री टॉप्स, कि जब कौवे ट्री टॉप पर अपने नेस्ट बनाते हैं, इट इंडिकेट्स लेस रेनफॉल, उसका वो इंडिकेशन होता है कि इस बार बारिश कम होगी। वेयर एज इफ द नेस्ट आर लोअर, अगर नेस्ट नीचे बनाते हैं, रेनफॉल इज लाइकली टू बी हैवी, तो ज़्यादा बारिश होगी। मेक ए लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज अबाउट रेन, फॉग, स्नो, हेल इन योर एरिया। अगर आपको भी इसी तरह की बात का पता है, नॉलेज है, तो उसकी लिस्ट बनाइए। क्लाइमेट एंड आवर लाइव्स, आवर लाइव्स आर डीपली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। हमारा जीवन क्लाइमेट से पूरे घनिष्ठ तरीके से कनेक्टेड है, एंड डिपेंडेंट, और डिपेंड भी करता है उसके ऊपर। द इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव ऑफ क्लाइमेट इज विजिबल इन लोकल कल्चर। जो लोकल कल्चर होती है उसमें क्लाइमेट का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे इंडिया हैज़ मैनी फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद सीजन, सीजन से जुड़े हुए इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हैं। लेट्स एक्सप्लोर, रीच आउट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में जो बड़े लोग हैं या आपके दादा दादी हैं, उनके पास जाइए। Ask them about the traditional festivals and dances they remember from their childhood and youth। उनसे पूछिए कि उन्हें अपने यंग एज से या अपने बचपन से कौन से ऐसे फेस्टिवल या डांस याद हैं, स्पेशली दो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रेन, जो रेन से और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हों। व्हाट रिचुअल्स, रिचुअल्स कहते हैं रीति रिवाज,
बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं हर एक उसमें सब कम्युनिटी में। तो कुछ ऐसे जो रीति रिवाज डिड दे पार्टिसिपेट इन, जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो वो भी पूछिए। देन ऑर्गेनाइज ए कल्चरल फेस्ट, फिर एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करिए अपने फ्रेंड के साथ। यू कैन शो की सम ऑफ द डांसेस, फिर उसमें वो डांस सॉन्ग्स एक्टिविटीज जो आपके एल्डर्स ने आपसे शेयर करी उन्हें कर सकते हो। वेदर इट इज़ ए डांस हो, हार्वेस्ट रिचुअल हो, सिंपल स्टोरी हो, कोई प्रेयर, चाहे कोई प्रेयर के बारे में हो कि रेन के देवता की कैसे प्रेयर की जाए। ट्राई टू ब्रिंग द ट्रेडिशन टू लाइफ फॉर योर क्लासमेट्स, इन्हें करने की कोशिश करिए। द क्लाइमेट ऑल्सो हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, यानी कि जो हमारे कंट्री में कहीं भी पैसा कमाने का एक मैकेनिज्म होता है वो इकोनॉमी कहलाती है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, यू मे हैव हर्ड द फ्रेज मॉनसून फेलियर, ये सब सुने होंगे कि मॉनसून फेलियर यानी कि बारिश नहीं आएगी। विच रेफर्स, जिसका मतलब होता है टू पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, कि मॉनसून सीजन में कम बारिश होगी। चलिए इससे पहले हम यहाँ पर कुछ इस पिक्चर को देख लें जो अभी रेन से जुड़े हुए फेस्टिवल या हार्वेस्ट से जुड़े हुए फेस्टिवल्स हैं उनको देखिए, यहाँ पर नाम उनके दिए गए हैं। ये बिहू है जो असम में मनाया जाता है, ये छठ पूजा है ये बिहार में होता है, मकर संक्रांति पूरे इंडिया में होता है, काइट फ्लाइंग करते हैं, ये बैसाखी है पंजाब में मनाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये पोंगल है, ये ऑ विंटर फेस्टिवल है, और ये है हेमिस, और ये है लोसूंग फेस्टिवल, और ये है गुड़ी पड़वा, और ये लोहरी, और ये है ओनम। आपने इन सभी फेस्टिवल्स के बारे में अपनी बुक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। इन सच ए केस द एग्रीकल्चर सफ़र, जब मॉनसून फेलियर होता है तो एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पीपल यानी कि विमेन जनरली हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ वाटर, और विमेन को पानी की तलाश में बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं यानी कि खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, आर लाइकली टू माइग्रेट टू सिटीज़, उनमें से बहुत सारे शहरों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। फूड जिसमें ग्रेन्स, अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बिकम्स कॉस्टली, महंगे हो जाते हैं। फ्यूलिंग, ईंधन, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो ऑफन डिपेंड्स ऑन प्रिडिक्टेबल वेदर, इंडस्ट्रीज भी वेदर पे डिपेंड करती हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। रेन कम होगी तो वाटर नहीं आएगा ना, ना तालाब भरेंगे, ना ज़मीन में पानी जाएगा, ना कुओं में पानी होगा। द वर्ल्ड ओवर we can easily detect such connections between the climate and socio-economic condition। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसका क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। बारिश नहीं आएगी तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रभावित होंगी, इंडस्ट्रीज भी, एग्रीकल्चर भी, और सोशल कंडीशन भी अफेक्टेड होगी क्योंकि महंगाई बढ़ेगी जब चीज़ें कम होंगी। तो दोज कंडीशंस गेट स्पेशली स्ट्रेंड व्हेन क्लाइमेट डिजास्टर्स स्ट्राइक। क्लाइमेट डिजास्टर्स कौन से होते हैं ये हम अब आगे पढ़ेंगे। क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स, इंडियाज डाइवर्स वेदर पैटर्न्स कैन ब्रिंग अबाउट एक्सट्रीम कंडीशन। जब इंडिया में वेदर पैटर्न एक्सट्रीम हो जाता है तो उससे जैसे साइक्लोन्स यानी कि समुद्री तूफान, फ्लड्स, बाढ़, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, जमीन सरक जाती है, एंड अदर सच क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स ये घटित होते हैं। दीज इवेंट्स अफेक्ट पीपल्स लाइफ, इससे लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं। डिसरप्ट एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी प्रभावित होती है। डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज टूट जाते हैं, कई बार डैमेज हो जाते हैं। एंड डिस्टर्ब लोकल इकोनॉमीज, और जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होती है। चलिए पहले पढ़ते हैं साइक्लोन्स के बारे में। एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट लाइन, जो इंडिया का जहाँ पर समुद्र है उसकी कोस्ट लाइन है वो विशेष रूप से द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट, जैसे ये कोस्ट है तो ये वाली ईस्ट वाली,
ईस्टर्न कोस्ट विटनेस सेवरल साइक्लोन्स, या बहुत साइक्लोन आते हैं। इन पास्ट ईयर्स सम ऑफ देम हैव बीन हाईली डिस्ट्रक्टिव, कुछ तो बहुत विनाशकारी रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशकारी होता है। रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, जिससे ह्यूमन यानी कि मनुष्यों का भी और जानवरों का भी, दोनों का लाइफ प्रभावित होता है। डैमेजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स वगैरह हैं, पुल हैं, वो भी डैमेज होते हैं। अपरूटिंग ट्रीज, पेड़ उखड़ जाते हैं। कॉजिंग सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से भूमि का कटाव होता है। सॉइल इरोजन कहते हैं भूमि का कटाव। द इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD कहते हैं शॉर्ट में, कीप्स ट्रैक ऑफ कमिंग साइक्लोन्स, वो आने वाले साइक्लोन्स का ध्यान रखता है। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन देयर फॉर्मेशन, और जब जब भी उनके बनने की कुछ आसार नज़र आते हैं तो वो लोगों को उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि वो किस जगह पर लैंड करेंगे, कहाँ आएंगे। डोंट मिस आउट। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF की फुल फॉर्म होती है, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन में आपको आ सकती है। ये क्या होता है? ये इज स्पेशली ट्रेंड टू रिस्पॉन्ड टू नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। जब भी कोई आपदा आती है, चाहे तो प्राकृतिक आए या आदमी की बनाई हुई आए, मतलब कोई मकान बिल्डिंग बन रही थी, ढह गई, तो वो तो आदमी की बनाई हुई हुई ना। कोई लैंडस्लाइड हुआ तो वो नेचुरल हुई। तो कोई भी आए तो उनको कैसे सामना करना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है। NDRF बटालियंस का मतलब जो उनके होते हैं एम्प्लॉयज़, उनका ग्रुप, वो बटालियन कहा जाएगा। आर लोकेटेड एट 12 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। ये इंडिया में, पूरे इंडिया में 12 जगह पर, अलग अलग लोकेशन पर नियुक्त हैं। द NDRF हैज प्लेड अ की रोल का मतलब मेन रोल, इन रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाव। एंड इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करवाना। जब कोई आपदा आने वाली होती है तो वहाँ से जगहों को खाली करवाना पड़ता है, तो उसे कहते हैं इवैक्यूएशन। तो डिजास्टर के समय इवैक्यूएशन कराना हो या बचाना हो, जैसे कि कौन कौन सी समय पर, जब या तो साइक्लोन आने वाला हो, या लैंडस्लाइड हो, या फ्लड हो, तो ये लोग बड़ी हेल्प करते हैं। हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म? अब क्वेश्चन ये होता है कि साइक्लोन बनते ही कैसे हैं। वी सो दैट इन सम स्पेशल सिचुएशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द सी बिकम्स लोअर देन द सराउंडिंग एरियाज, कि कभी कभी आसपास के एरिए से सी में एयर प्रेशर कम हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिए, एयर प्रेशर लो हो जाता है, क्रिएटिंग ए लो प्रेशर सिस्टम, जिससे लो प्रेशर सिस्टम हो जाता है। दिस इज एन इन्विटेशन टू द एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया टू कम इन टू द लो प्रेशर एरिया। याद रखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। जब ओशन में, मान लीजिए ये आपका ओशन चल रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब लो प्रेशर में जो हाई प्रेशर से वाली हवाएं होती हैं, ये हवाएं इधर की तरफ आएंगी। अब जब ये इधर वाली जगह को भरेंगे तो यहाँ का पानी ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। हवा तो घूमती तो है ना हवा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। फ्रॉम द सी मूव्स इन, और जो सी से एयर होती है वो अंदर आती है, ब्रिंगिंग विद इट मॉइस्चर, उसके साथ मॉइस्चर होती है, रेन होती है। व्हेन द लो प्रेशर सिस्टम इज टेंस, जब लो प्रेशर सिस्टम बहुत इंटेंस हो जाता है तो विंड की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, और इससे ही साइक्लोन आता है। एज विंड्स कलेक्ट मॉइस्चर, जब हवा में मॉइस्चर जाता है, नमी जाती है, तो उनसे बादल बनते हैं और वो रोटेट करते हैं अंदर की तरफ। डिप्रेशन का मतलब जो बीच में ऐसे घूम घूम के जो गड्ढा बना है ना, ये यहाँ पर इसे डिप्रेशन कहते हैं। दिस सेंटर इज क्लाउडलेस, यहाँ क्लाउड नहीं होते, इसे कहते हैं द आई ऑफ द साइक्लोन। अभी आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देखेंगे, यहाँ एक ये है दिया है ना, ये आई ऑफ द साइक्लोन, देख रहे हैं आप। तो इसमें ये विंड चली, ऐसे गोल गोल घूमना शुरू किया, जो सेंटर है ये कहलाएगा आई ऑफ द साइक्लोन। थिंक अबाउट इट। अब ये क्लाउड्स क्या होते हैं, ये अब अपने बनाए, किस चीज़ के बने होते हैं? द आंसर सिंपल, वाटर होता है।
बट नॉट जस्ट एनी वाटर, क्लाउड्स आर मासेज ऑफ, इस चीज़ को याद रखिए, क्लाउड्स आर मासेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल्स, और ए मिक्सचर ऑफ बोथ, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और ये लटके हुए होते हैं। सस्पेंडेड का मतलब है लटके हुए होना, लटके हुए होना इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये दिखाए हैं इसमें, विंड्स ब्रिंगिंग मॉइस्ट एयर फ्रॉम द सी, ये सी से मॉइस्ट एयर को लेकर आ रही हैं हवाएं, ये लो प्रेशर का सेंटर है, और फिर जब इसमें मॉइस्चर आ जाती है तो ये क्लाउड्स बन जाते हैं। अब देखते हैं हम फ्लड्स के बारे में। ये फ्लड अकर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लोज इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड, कोई सूखी जगह है जब वहाँ बहुत सारा पानी भर जाता है तो उसे ही फ्लड कहते हैं। फ्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? बाढ़। दिस कुड बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ऐसा तेज बारिश की वजह से हो सकता है। जनरेटिंग ह्यूज रन ऑफ वाटर, कि बहुत सारा पानी तेजी से बहता है और इतना ज़्यादा वाटर होता है कि लैंड उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती। और ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स, जब लेक्स में रिवर्स में बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है कि वाटर फिर ओवरफ्लो होने लगता है, ऊपर होके बहने लगता है किनारों से। बैंक्स आर ब्रीच्ड, यानी कि किनारों को भी तोड़कर। फ्लड अकर्स फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द मानसून, जो फ्लड होती है वह ज़्यादातर मानसून में आती हैं। जैसे कि स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, असम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आती है। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि बाढ़ होता क्या है। इन द हिमालयन रीजन में ऑन द अदर हैंड फ्लड अकर्स व्हेन ग्लेशियर लेक्स ओवरफ्लो, जब जो ग्लेशियर लेक्स कौन सी होती हैं? जो ग्लेशियर से बनी हुई होती हैं, जब वो ओवरफ्लो करने लगती हैं। ग्लेशियर लेक्स फॉर्म ए बैरियर ऑफ रॉक्स, जो ग्लेशियर की लेक्स होती हैं वो एक चट्टानों का बैरियर बना लेती है। एंड आइस टू होल्ड देयर वाटर, मतलब पानी बह रहा, आइस से ही एक बैरियर बना लेंगी, आइस का ही बैरियर बना लेती हैं। विच ऑफन कम फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर, जो कि पिघलते हुए ग्लेशियर से आता है। इफ़ द ग्लेशियर्स मेल्ट टू फास्ट, अगर ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, एज इज इंक्रीजिंगली द केस, जैसा कि आजकल हो ही रहा है कि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। और इफ़ देयर इज़ टू मच रेनफॉल, और साथ में बारिश भी हो जाए, द बिल्डअप ऑफ प्रेशर कैन कोज द वाटर टू ब्रेक थ्रू द बैरियर। तो एक तो रेन वाटर आ गया, ऊपर से ग्लेशियर की बैरियर बन गया, तो प्रेशर की वजह से वो टूट ही जाता है और फ्लड आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर साइक्लोन से कितना विनाश हुआ है, तूफान से। ये लैंडस्लाइड है कि ज़मीन सड़क के नीचे आ गई है, और यहाँ पर ये फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में आग लगी हुई है, और ये फ्लड है, सारी जगह पानी पानी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियल बस्ट, इसे ही ग्लेशियल बस्ट कहते हैं। और इसके डिवास्टेटिंग का मतलब भी होता है विनाशकारी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, इसके बहुत ज़्यादा विनाशकारी परिणाम होते हैं लोगों के लिए भी, प्रॉपर्टी के लिए भी। इसका एग्जाम्पल अब यहाँ से समझ सकते हैं। इन 2013 उत्तराखंड एक्सपीरियंस ए सडन ग्लेशियल बस्ट, उत्तराखंड में अचानक से ग्लेशियर बस्ट हुआ, कोज बाय कॉन्टीन्यूस हैवी रेन, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लंबे समय से हो रही थी, कई दिनों से। मैनी लैंडस्लाइड्स फॉलोड, बहुत सारी लैंडस्लाइड हुई। एरियाज अराउंड वन ऑफ इंडियाज इम्पोर्टेंट सैक्रेड साइट केदारनाथ टेम्पल वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, ये तो एरिया बिल्कुल बर्बाद हो गया था। सेवरल विलेजेस वर वॉश्ड अवे, कितनी गांव बह गए थे फ्लड में। अलॉन्ग विद मैनी रोड, बहुत सारी रोड बह गई थी, ब्रिज बह गए थे। ऑल टुगेदर, कुल मिला के 6,000 पीपल, मैनी ऑफ देम पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, ज़्यादातर तो तीर्थयात्री थे, वो मर गए थे, खो गए थे। मैनी सिटीज एक्सपीरियंस फ्लडिंग, बहुत सारे शहरों में फ्लड आती है। व्हेन देयर इज हैवी रेनफॉल, जब तेज बारिश होती है। दिस मे बी ड्यू टू एन ओवर बर्डन ड्रेनेज सिस्टम, इसका एक कारण ये भी है कि नालियों पर इतना प्रेशर हो जाता है
या फिर पुअरली प्लान कंस्ट्रक्शन, कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो ठीक प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ, तो जिससे कि जो वाटर के रास्ते थे वो बंद हो जाते हैं, पानी आगे जा ही नहीं पाता, तो फ्लड आ जाता है। बिसाइड्स अर्बन सरफेसिस ऑफ कंक्रीट, तीसरा कारण है, एक तो हो गया ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम, पुअरली प्लान कंस्ट्रक्शन, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया कि शहरों में कंक्रीट के बने हुए सरफेस होते हैं जिससे कि वाटर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, सारा पानी ऊपर ही रहता है, तो वो इकट्ठा होता रहता है जिससे कि फ्लड आ जाता है। अब चलिए पढ़ते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। ए लैंडस्लाइड इज द सडन कोलैप्स ऑफ रॉक, ये डेफिनेशन याद रखिए इसको। सॉयल और डेब्रिस ऑफन ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये डेफिनेशन है, इसको याद रखिए। लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन का सरकना, जो रॉक होती है, सॉयल होती है, डेब्रिस होता है यानी कि टूटा हुआ कोई भी चीज़, वो तेज़ बारिश की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनो कहीं पे शुरू हो गया उसकी वजह से सरक जाता है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली, जो हिली एरियाज होते हैं और जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहाँ बड़ी कॉमन है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और वेस्टर्न घाट्स में और हिली रीजन्स में। दीज इवेंट्स ऑफन अकर ड्यूरिंग द मानसून, ज़्यादातर ये मानसून में आते हैं। इन रीजन्स में द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स हैव इंक्रीज्ड, अब ये इनके जो लैंडस्लाइड के चांसेस है बढ़ गए हैं, क्यों बढ़े हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि फॉरेस्ट को काट दिया गया, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बना ली हैं, और विदाउट फॉलोइंग अप्रूव्ड मेथड, जो गवर्नमेंट ने स्वीकार कर रखे हैं तरीके, उनके बिना, उनको फॉलो किए बिना, विदाउट लिखा है यहाँ। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू मैनी बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी हैं जिससे कि वाटर का नेचुरल फ्लो रुक गया है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर सर ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये इसको भी आप यहीं से याद करिए। फॉरेस्ट फायर्स आर अनकंट्रोल्ड फायर, वो फायर जिस पे कंट्रोल ही ना हो, दैट स्प्रेड रैपिडली, जो तेजी से फैले, एक्रोस वेजिटेशन, पेड़ पौधों के बीच में। ऑफन फ्यूल्ड बाय ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, फैलती कैसे है? जब ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बारिश नहीं होती, हवा में नमी नहीं होती, ड्रॉट सूखे की वजह से, या हाई विंड तेज हवाओं की वजह से। ह्यूमन केयरलेसनेस और मनुष्य की लापरवाही भी अनदर फ्रिक्वेंट कॉज है, किसी ने मान लीजिए कोई माचिस जला के फेंक दी तो उससे भी हो जाती है। फॉरेस्ट फायर्स आर कॉमन इन स्टेट्स विद ह्यूज फॉरेस्टेड और ग्रासलैंड एरियाज, जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है या ज़्यादा बड़े ग्रासलैंड हैं, जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट, वहाँ पे अक्सर फॉरेस्ट फायर बड़ी कॉमन होती है। अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, ये प्रभाव क्या होता है? बहुत बड़े एरिए को फॉरेस्ट के नष्ट कर देती हैं। फायर्स हम वाइल्ड लाइफ, जंगली जो वन में रहने वाला जीवन होता है, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सबको नुकसान पहुंचाती हैं। डिग्रेड द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मतलब ख़राब करती हैं। स्पॉइल द एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को ख़राब करती हैं। डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज़, और लोकल कम्युनिटी होती है, रहने वाले लोग होते हैं, वो एक जगह से उन्हें बेचारों को दूसरी जगह जाना होता है। द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, भी मैंने लिखा था, ये भी परिणाम। आर देयर फॉर बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, इस प्रकार से फॉरेस्ट फायर का एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता है और इकोनॉमिक कंडीशन पर भी फर्क पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट, जब क्लाइमेट में बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो एकदम से नोटिस में आए, और लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक चेंजेस चलते ही आ रहे हैं, उन्हें क्लाइमेट चेंज कहते हैं। दिस में बी ऑन द स्केल ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट पे भी हो सकते हैं या किसी रीजनल स्केल पर भी हो सकते हैं, छोटे एरिए में। अब इसमें होता क्या है, ये मेन चीज़ जानने की है। इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलता है, प्रेसिपिटेशन बदलता है यानी कि रेन बनना और कंडेंसेशन होना, हेल, स्नो फ्लैक्स और वेदर इवेंट्स, ये सारे प्रभावित होते हैं।
इन पास्ट मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में, नेचुरल रिसोर्सेज ड्रॉव क्लाइमेट चेंज, उनकी वजह से नेचुरल क्लाइमेट चेंज हुए हैं। नेचुरल प्रोसेस की वजह से, किसकी वजह से हुआ? नेचुरल प्रोसेस की वजह से। सिंस द 19th century, however, climate change has been largely driven by human activities. पहले तो नेचुरल तरीके से हुआ, लेकिन 19th सेंचुरी से लेकर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से फॉसिल फ्यूल्स के जलाने की वजह से। डी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए कि क्लाइमेट चेंज, ये तो आगे तक आने वाला टॉपिक है कि क्यों क्यों हुए हैं। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई से, एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस की वजह से, प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजम्पशन की वजह से, ये मेन कारण है। अब फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? ये एनर्जी के सोर्सेज होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ज़मीन में दबे रहने के कारण चेंज हो जाते हैं, और ज़्यादा प्रेशर के कारण बनने की वजह से वो कोयले में, पेट्रोलियम ऑयल में, नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। ये देखिए, ये डिफॉरेस्टेशन है, पूरे जंगल काट दिए हैं, ये फैक्ट्रीज के द्वारा किया हुआ पोल्यूशन है। वाई डज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट द क्लाइमेट? फॉसिल फ्यूल के जलाने से क्लाइमेट क्यों प्रभावित होती है? इन द अर्थ नेचुरल कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड अदर गैसेज आर रिलीज ग्रेजुअली इनटू द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप हीट फ्रॉम द सन। ये नेचुरल फेनोमेना है, जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को रिलीज करते हैं। दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट वार्म अर्थ, इससे अर्थ पे टेम्परेचर गर्म होता है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे कि CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस सडन इंक्रीज ट्रैप्स एक्स्ट्रा हीट। अब चूंकि CO2 तो हीट को ट्रैप करती है, अब जब ज़्यादा CO2 हो जाएगी तो नेचुरली वो ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी, जिससे कि तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट पैटर्न डिसरप्ट होते हैं, और उसके प्रभाव से प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव अडेप्टेड टू ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जिस क्लाइमेट पैटर्न की आदत हो गई थी इतने सालों से एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को, वो सब प्रभावित होते हैं। इन इंडिया, राइजिंग टेम्परेचर्स आर परसेप्टेबल इन मैनी रीजन्स। परसेप्टेबल का मतलब है देखा जा सकता है, विजिबल। कई रीजन में जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो दिख सकता है। यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। अर्ली इन 2025 फॉर इंस्टेंस द कंट्रीज एवरेज टेम्परेचर वॉज 1 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। किसी जगह 3 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, कहीं पे 1 से लेके 3 तक, मतलब कहीं का टेम्परेचर 40 रहता तो 43 तक पहुंच गया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द विंटर वॉज मच शॉर्टर, इसलिए सर्दियाँ कम समय हुई, एंड माइल्डर देन यूजुअल, और कम हुई है। दिस अफेक्ट नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रभावित होता है, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रभावित होती हैं। दिस इज़ ओनली वन एग्जाम्पल शोइंग हाउ ए वार्मर प्लैनेट, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे अगर हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है प्रेजेंट में, तो वो हमारे चैलेंजेस को ज़्यादा बढ़ाएगा। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स कैन हेल्प अस टू प्रिपेयर बेटर फॉर दीज चैलेंजेस। तो जो क्लाइमेट चेंज के कारण हैं और डिजास्टर्स का जो संबंध है, उन्हें समझकर हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए रेडी रहना चाहिए। इट ऑल्सो सपोर्ट द नीड फॉर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, हमें पर्यावरण के लिए फ्रेंडली जो प्रैक्टिस हैं उन्हें अपनाना चाहिए। बिल्डिंग रेजिलियंस, और रेजिलियंस को बनाना चाहिए। रेजिलियंस क्या होता है? द कैपेसिटी टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। रेजिलियंस होता है कोई मुसीबत आई, संकट आया, उससे अब तुरंत उभर जाएं, वो रेजिलियंस कहलाता है।
एडेप्टेशन ढाल लेना अपने आप को इन कम्युनिटीज़। और गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में जो गवर्नमेंट है जिसमें कि इंडिया की भी शामिल है, अटेम्प्ट टू प्रमोट मेजर्स ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ स्टेप्स उठाना ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और एज ए रिजल्ट क्लाइमेट चेंज को भी कम किया जा सके, सच एज कटिंग डाउन ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एमिशन का मतलब निकलना, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन यानी कि CO2 है उसको कम किया जाए, प्लांटिंग ट्रीज पेड़ लगाए जाएं, बूस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उनको बढ़ावा दिया जाए, और इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सस्टेनेबल जो लंबे समय तक चलता रहे, ऐसी लाइफ स्टाइल को बढ़ावा दिया जाए। बट दीज ऑफन क्लैश विद ए डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज कंजप्शन। लेकिन इसमें टकराव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और क्योंकि कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, तो उससे ये चीज़ें क्लैश में आती हैं। अब हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? आगे बढ़ने से पहले हम देख लें, इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट इज शेयर्ड बाय ज्योग्राफी इंक्लूडिंग माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड प्लेट्यू। ये इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। वेदर इज ए शॉर्ट टर्म, वेदर शॉर्ट टर्म होता है, सीजन्स रेकर ऑन ए ईयरली बेसिस, और जो क्लाइमेट रिफ्लेक्ट्स, जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न को रिफ्लेक्ट करती है लगभग डिकेड्स के बाद। जो ऐसे फैक्टर्स हैं, लैटिट्यूड, लेटिव लाइनें, ऑल्टीट्यूड, हाइट, प्रॉक्सिमिटी टू द सी से नज़दीकता यानी कि समीपता, विंड, टोपोग्राफी यानी कि सरफेस सॉयल, ये सब क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। मानसून्स एग्रीकल्चर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, क्रूशल, क्रूशल भी आप लिख सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप साइकिल्स एंड लाइवलीहुड, जिनसे कि क्रॉप साइकिल और लाइवलीहुड यानी कि आजीविका भी प्रभावित होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।